हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एमजीसीआई की डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और पिछले दो वीडियो में हम लोग ये समझ चुके हैं कि सरल आवर्त गति क्या होती है, कैसे होती है और किसी समीकरण को किस प्रकार से चेक किया जा सकता है कि वो सरल आवर्त गति को प्रदर्शित कर रहा है या नहीं। ये सारी बातें हम लोग पिछले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सरल आवर्त गति में विस्थापन कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, किन कारकों पर विस्थापन निर्भर करता है, ये हम ज्ञात करेंगे। साथ ही कुछ खास बातें बताऊंगा विस्थापन के कैलकुलेशन में जो आपको याद रखनी है, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है, और साइन की मिस्टेक भी नहीं करोगे। ठीक, तो कुछ माइनर मिस्टेक्स है जो न्यूमेरिकल्स में हो जाती है विस्थापन की, कुछ खास बातें हैं जो मैं इसमें बताने वाला हूं, उन्हें ध्यान से समझना और याद रखना, ठीक है। चलिए, तो सरल आवर्त गति में विस्थापन ज्ञात करते हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, विस्थापन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कोई सरल आवर्त गति लेना पड़ेगी। हमें कोई एक ऐसी गति लेना पड़ेगी जिसमें वस्तु सरल आवर्त गति कर रही हो। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको, यहाँ पर जो हम सरल आवर्त गति पढ़ रहे हैं इसके दो प्रकार होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो वो और एक जो डेली लाइफ में हमें दिखाई देता है वो। डेली लाइफ में अगर हम किसी पेंडुलम को इस तरह से हैंग करें और इसे चलाएं तो थोड़ी देर चलता है और फिर विराम में आ जाता है। मतलब वो हर समय, मतलब एक बार अगर आपने उसको चला दिया तो वो जीवन भर चलता नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद वो विराम में आ जाएगा। लेकिन सरल आवर्त गति में हम क्या मानते हैं कि अगर हमने एक बार पेंडुलम को चला दिया तो अनंत समय तक उसी विस्थापन के साथ चलता रहेगा। तो हम डेली लाइफ में जो देखते हैं वो होती है अवमंदित सरल आवर्ती गति, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो है एक यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक समान सरल आवर्त गति। मतलब पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एक समान सरल आवर्त गति। लेकिन डेली लाइफ में आप जो देखते हैं वो आपको क्या दिखाई देता है, अवमंदित सरल आवर्त गति। तो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन आता है, वो बोलता है मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। तो इस तरह का कंफ्यूजन आप दिमाग में मत लाइए, क्योंकि डेली लाइफ में हम जो देखते हैं वो कुछ और है और सरल आवर्त गति में जो पढ़ते हैं वो कुछ और है। तो इस तरह से कंफ्यूजन का पॉइंट यहाँ क्रिएट होता है, लेकिन अगर छोटी सी बात दिमाग में रखेंगे तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा। ठीक, चलो तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सरल आवर्त गति का। देखो एग्जांपल क्या लेते हैं, ये है कोई वृत्तीय मार्ग, ठीक है, ये वृत्तीय मार्ग का व्यास, ये भी वृत्तीय मार्ग का व्यास, ठीक है। अब यहां पर कोई बॉल है, ये है बॉल, और ये बॉल इस वृत्तीय मार्ग पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में इस तरह से घूम रही है। तो बॉल की जो गति है, इस बॉल के घूमने के कारण बॉल की जो गति है वो कैसी गति है बच्चों, आवर्ती गति या दोलन गति। ये तो आवर्ती गति है, लेकिन सरल आवर्ती गति तो एक तरह की दोलन गति है। तो यहां पर दोलन कहां हो रहे हैं, देखो हम समझते हैं। अगर इस बॉल की इस स्थिति से मैं एक अभिलंब बनाऊं तो वो अभिलंब केंद्र पर गिरता है, ठीक है। चलो इसको मैं सॉलिड लाइन बना लेता हूं, यहां से एक अभिलंब बनाया जो केंद्र पे गिरा, तो इसको हम बोलेंगे अभिलंब का पाद बिंदु, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अभिलंब का पाद बिंदु। तो जब बॉल यहां से चल के यहां आएगी तो जो नया पाद बिंदु होगा वो यहां मिलेगा। बॉल जब यहां से चल के यहां आएगी तो नया पाद बिंदु इसकी स्थिति से यहां मिलेगा। तो इस तरह से बॉल जब चलते 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 इस बिंदु पर आएगी, मतलब बॉल ए से बिंदु बी पर गई, तो जो अभिलंब का पाद बिंदु था, अभिलंब का पाद बिंदु था वो ओ से बी की तरफ चला। देखो ओ से बी की तरफ चला, बात क्लियर है। बॉल जो है वो इस तरह से ए से चल के बी पर आई और इसका जो पाद बिंदु था, हर स्थिति से हम एक अभिलंब बनाते गए और अभिलंब का जो पाद बिंदु था वो ओ से चलता हुआ बी पे चला गया। अब बॉल की गति बी से सी की तरफ होगी, बॉल इस तरह से गति करते हुए बिंदु बी से बिंदु सी की तरफ आएगी। तो जब बॉल बिंदु बी से बिंदु सी की तरफ चलेगी तो जो अभिलंब का पाद बिंदु है, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, अभिलंब का जो पाद बिंदु है वो नीचे की तरफ चलेगा। तो ये अभिलंब का पाद बिंदु बी से चलता हुआ नीचे की ओर आते 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 फिर से बिंदु ओ पर आ जाएगा। तो ये ओ से चलता हुआ बी पर गया और बी से चलता हुआ ओ पर आया। एक और गति यहां पर हो रही है, इस बॉल की गति जो ए से बी और बी से सी आई। चलो एक और पॉइंट लेते हैं, ये जो बॉल है ये बिंदु सी से चलती हुई, बिंदु सी से चलती हुई बिंदु डी पर आती,
तो बॉल चलती हुई आई बिंदु सी से बिंदु डी की तरफ। अब यहां से भी हम अभिलंब का पाद बिंदु बनाएंगे, अभिलंब बनाते जाएंगे और उस अभिलंब के पाद बिंदु को देखते जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो अभिलंब का पाद बिंदु है वो ओ से डी की तरफ चल रहा है, और जब बॉल डी पर आती है तो पाद बिंदु भी डी पर आ जाता है। तो अब बॉल डी से ए की तरफ चली, बॉल चल रही है डी से ए की तरफ। अब इसकी हर स्थिति से फिर एक अभिलंब बनाते जाओ, है ना, इस व्यास पर एक एक अभिलंब बनाते जाओ। तो अभिलंब का पाद बिंदु किस तरफ चल रहा है? डी से ओ की तरफ। बात क्लियर है बच्चों? हमने यहां पर क्या देखा, यहां दो प्रकार की गतियां हो रही है, एक बॉल की गति और एक उस बॉल की स्थिति से बनाए गए अभिलंब के पाद बिंदु की गति। तो जो बॉल की गति है वो तो एक वृत्तीय गति है, एक आवर्त गति है, लेकिन जो अभिलंब का पाद बिंदु है वो एक सरल रेखा पर माध्य स्थिति के दोनों ओर गति कर रहा है। और क्योंकि ये माध्य स्थिति के दोनों ओर गति है तो ये गति दोलन गति है। और यदि इस गति का बल विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती अगर इस गति का बल विस्थापन के समानुपाती हो और साथ में ऋणात्मक चिन्ह भी हो तो ये सरल आवर्त गति भी हो जाएगी। बल और विस्थापन के बीच में क्या कोण होना चाहिए? बल और विस्थापन के बीच में कोण होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब जिस दिशा में विस्थापन होगा बल उसके विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा। ठीक है। और एक और बात कि बल विस्थापन के ऋणात्मक के समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बताओ, अभिलंब के पाद बिंदु की स्थिति की गति को हम क्या बोल सकते हैं? सरल आवर्ती गति बोल सकते हैं। लेकिन बॉल की गति को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बॉल की गति को हम वृत्तीय गति बोलेंगे। और अभिलंब के पाद बिंदु की गति को हम क्या बोलेंगे? अभिलंब के पाद बिंदु की गति को हम बोलेंगे सरल आवर्ती गति। ठीक है, चलो। तो अगर इस अभिलंब के पाद बिंदु की गति सरल आवर्त गति है तो हम यहां से विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैंने एक सर्कल बना लिया, इसमें मैं बना देता हूं व्यास। ठीक है, इस पे दो व्यास बना लिए, इसको नाम दे देता हूं मैं O, इसको नाम दे देता हूं P और इसको नाम दे देता हूं Q। तो PQ एक व्यास है। मान लो वस्तु ने यहां से गति करना शुरू करा, वस्तु गति करते करते इस बिंदु पर आ गई। तो यहां से जो अभिलंब का पाद बिंदु था वो बिंदु O पर मिला और यहां से अभिलंब का पाद बिंदु इस बिंदु पे मिला। तो जो अभिलंब का पाद बिंदु है वो PQ अक्ष पर सरल आवर्ती गति कर रहा है, जो O से चलता हुआ इस बिंदु पर आ गया। इस बिंदु को मैं बोल देता हूं PQ और इसको बोल देते हैं R। O से चलता हुआ R पे आ गया। तो इसका विस्थापन कितना हुआ? O से चलते हुए R पर आकर इसका विस्थापन हुआ यहां से यहां तक Y। ये विस्थापन हुआ Y और यही विस्थापन Y हमें ज्ञात करना है। हमें यही विस्थापन Y ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए क्या करो? वस्तु की दोनों स्थितियों को केंद्र पे मिलाओ। वस्तु की दोनों स्थितियों को केंद्र पे मिलाओ तो हमें इसका कोणीय विस्थापन थीटा मिल जाएगा। वस्तु थीटा कोण से घूम गई। ठीक है, हमें क्या मिल गया? कोणीय विस्थापन। वस्तु थीटा कोण से घूम गई। अब अगर वस्तु थीटा कोण से घूमी है, इसका कोणीय विस्थापन है, तो जरूर इसके पास कोई कोणीय वेग भी रहा होगा। और कोणीय वेग को हम क्या लिख सकते हैं? कोणीय विस्थापन बटे समय। तो t क्या है? यहां से यहां तक आने का समय। t है इस बिंदु से इस बिंदु तक आने का समय और थीटा है इसका कोणीय विस्थापन। तो ओमेगा क्या हो गया बच्चों? ओमेगा हो गया कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक, कोणीय वेग हो गया कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यहां से थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या? ओमेगा टी लिख सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और अगर ये थीटा है तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा टी। तो कोण के सामने वाली भुजा है y जो हमें चाहिए। तो विस्थापन क्या है बच्चों? विस्थापन है y। अब वो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बोला था कि याद रखनी है, जो मैं लेक्चर के बीच में बताऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको यहां से ध्यान समझ लो कि विस्थापन कितना है? y। तो वस्तु किधर गई? O से R की तरफ। थोड़ी देर बाद क्या होगा? वस्तु P से R आएगी। तो जब वस्तु O से R गई तो विस्थापन है y, और जब वस्तु P से R की तरफ आएगी, जब वस्तु P से R की तरफ आएगी तो विस्थापन कितना लेंगे? तब विस्थापन ये लेंगे या तब भी y लेंगे? तो आंसर है विस्थापन सदैव माध्य स्थिति से ज्ञात करना है। विस्थापन सदैव माध्य स्थिति से
ज्ञात किया जाता है। विस्थापन का मान सदैव माध्य स्थिति से ज्ञात किया जाता है। तो क्योंकि विस्थापन का मान सदैव माध्य स्थिति से ज्ञात किया जाता है, तो वस्तु किस दिशा से चल के किस बिंदु की ओर जा रही है यह हमें कभी भी नहीं देखना है। हमें तो यह देखना है कि वस्तु किस बिंदु पर है, और जिस बिंदु पर वो है उसकी माध्य स्थिति से क्या दूरी है। जो वस्तु की स्थिति की माध्य स्थिति से दूरी होगी वही वस्तु का विस्थापन कहलाएगी। बात समझ में आई? तो वस्तु का विस्थापन हम किसे बोलेंगे? वस्तु की स्थिति की माध्य स्थिति से दूरी को। तो वस्तु जहां भी है उसकी माध्य स्थिति से दूरी याद कर लो। अब वो वस्तु किस दिशा में चल के आई है, किस बिंदु से चल के आई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदैव विस्थापन कहां से ज्ञात करना है? माध्य स्थिति से। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, सदैव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वस्तु इस तरफ है, इस तरफ है, किस बिंदु से चल के आ रही है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, सदैव माध्य स्थिति से विस्थापन ज्ञात किया जाएगा। चलो, तो अब इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को मैं बाहर बना देता हूं। इस ट्राइंगल को ओ पी क्यू आर, इसको बोल देते हैं एस, इसको बोल देते हैं टी। तो आर एस ओ में ओ आर एस, ये वाला कोण है ओमेगा टी और ये विस्थापन है वाई, और हमें वाई चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, इस त्रिभुज की सॉरी इस वृत्ति मार्ग की त्रिज्या को मैं ए मान लेता हूं। त्रिज्या ए है तो ये भी ए हो गया, ये भी तो त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की दूरी भी तो त्रिज्या ही है, तो ये हो गया ए। अब इस त्रिभुज में देखो हमें y चाहिए, और 90 के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, और ये हो गया आधार। तो आधार ना तो हमें ज्ञात है ना ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण के सामने वाली भुजा लंब, हमें y ज्ञात करना है, और हमें इस त्रिभुज का कर्ण पहले से ही पता है। तो एक बात बताओ कि किसी त्रिभुज में लंब का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान पता है, तो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है? यस, वेरी गुड, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P बाय एच। P बाय एच मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर कितना है? ओमेगा टी, उसको लिख दिया ओमेगा टी। P कोण के सामने वाली भुजा लंब क्या है? y, और h कितना है? a, कर्ण, कर्ण का मान है a, तो y बराबर हमें क्या मिला? a sin ओमेगा टी। ठीक है, देखो बच्चों हमें क्या मिल गया? y बराबर a sin ओमेगा टी। ये बात समझ में आई क्या? तो देखो ये हमें एक विस्थापन का सूत्र मिला, विस्थापन के लिए सूत्र मिला, लेकिन ये सूत्र कब उपयोग करना है और कब नहीं करना है समझ लो। इस सूत्र का उपयोग हम तब करेंगे जब वस्तु मूल बिंदु से चलकर किसी और विस्थापित हो रही हो। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग तब करना है जब वस्तु मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करे। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब वस्तु मूल बिंदु से चलना शुरू करे। लेकिन अगर वस्तु मूल बिंदु से चलना शुरू ना करे, वो किसी और बिंदु से चलना शुरू करे, तो फिर किस सूत्र का उपयोग करेंगे वो भी समझ लेते हैं। चलो समझ लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो, ये फिर से मैंने वृत्ति मार्ग बना लिया, वस्तु ने अब यहां से चलना शुरू करा, तो लंब का पाद बिंदु इस अक्ष पर यही आ गया। वस्तु चलते चलते यहां पर आ गई, चलते चलते आई तो लंब का पाद बिंदु यहां आ गया। तो ध्यान से देखें तो वस्तु का विस्थापन तो फिर से y ही हुआ। ये माध्य स्थिति से इसका विस्थापन क्या होगा? y। कोई बोलेगा वस्तु यहां से यहां पर आई है तो विस्थापन तो ये होना चाहिए। तो ये नोट देखो, ये नोट क्या लिखा था हमने, एक याद रखने वाली बात थी, विस्थापन सदैव माध्य स्थिति से ज्ञात किया जाएगा। तो वस्तु कहां से चल के आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है, विस्थापन सदैव कहां से ज्ञात किया जाएगा? माध्य स्थिति से। वस्तु इधर से चल के आई है या यहां से चल के गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विस्थापन सदैव माध्य स्थिति से ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया y। अब ध्यान से देखो, वस्तु की दोनों स्थितियों को अगर हम केंद्र पे मिलाएं तो हमें इसका कोणीय विस्थापन मिल जाएगा थीटा, और इसका कोणीय वेग है ओमेगा। तो ओमेगा बराबर हम फिर से लिखेंगे थीटा बाय टी, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा? ओमेगा टी। ठीक, अब यहां पर एक त्रिभुज बना, इस त्रिभुज को मैं नाम देता हूं ओ पी क्यू। ठीक, और इस त्रिभुज को भी बाहर बना लेते हैं। देखो इस त्रिभुज को बाहर बना लेते O P Q, और ये है y।
और ये है कोण थीटा, और O से P है त्रिज्या, और त्रिज्या है हमारे वृत्ति मार्ग की A। वृत्ति मार्ग की त्रिज्या हम क्या लेके चल रहे हैं? A। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, यहां पर हमें y चाहिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, और ये क्या हो गया? 90 के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो इस बार हमें आधार और कर्ण के मान पता है, आधार चाहिए और कर्ण पता है। तो आधार और कर्ण में संबंध कौन बताता है? cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब y बटे a। तो y बराबर a cos थीटा, और थीटा का मान क्या रख दूंगा मैं? ओमेगा टी। तो y बराबर मुझे मिला a cos ओमेगा टी। बात समझ में आई? y बराबर क्या मिला? a cos ओमेगा टी। तो विस्थापन का सूत्र a sin ओमेगा टी भी है, और विस्थापन का सूत्र a cos ओमेगा टी भी है। तो कब हमें y बराबर a sin ओमेगा टी का उपयोग करना है? जब वस्तु मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करे तो हमें y बराबर a sin ओमेगा टी का उपयोग करना है। और जब वस्तु अधिकतम विस्थापन की स्थिति से चलना शुरू करे, जब वस्तु अधिकतम विस्थापन की स्थिति से चलना शुरू करे तब हमें इस समीकरण का उपयोग करना है। तो y बराबर a sin ओमेगा टी का उपयोग कब करोगे बच्चों? जब वस्तु अधिकतम विस्थापन की स्थिति से चलना शुरू करेगी। और y बराबर a sin ओमेगा टी का उपयोग कब करोगे? जब वस्तु माध्य स्थिति से या फिर मूल बिंदु से या माध्य स्थिति से चलना प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर है। चलो, तो अगले वीडियो में इन सूत्रों का उपयोग करके, इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह से t आवर्तकाल या समय का मान ज्ञात किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 वीडियो अभी तक एसएचएम पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन तीनों वीडियोस को आप 2 बार 3 बार बार इसको रिवाइज करिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और अगले आने वाले वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है।